मनमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। अभी क्लास 12th के टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग फंक्शन, फिर लिमिट और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी शुरू किए। कंटिन्यूटी के 3 वीडियोस में लगातार हम लोग कंटिन्यूटीज़ के थ्योरीज़ को पढ़े और उसके प्रॉब्लम्स को देखे। आज हमारा टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या है। ऐसे मैं फर्स्ट लेक्चर्स में भी डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन किया हूँ। तो यहाँ पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूटी क्या है और डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसका स्टडी करेंगे डिसकंटिन्यूटी का। पिछले वीडियोस में हमने सोचा था कि 2 लेक्चर्स, एक ही लेक्चर्स में थ्योरीज को समाप्त करेंगे, लेकिन फिर हम इसे 2 लेक्चर्स में चेंज कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगा और टॉपिक छूट सकता है, इसलिए एक वीडियोस हमने डिसकंटिन्यूटी का और सेकंड वीडियोस जो हम बना रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूटी का बना रहे हैं स्टूडेंट। दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के भी मायने से और शायद मेंस के भी, IITs के भी ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 2 वीडियोस में कर रहे हैं। अब डिसकंटिन्यूटी क्या है, इसका डिफिनेशन तो हम पहले भी वीडियोस में बताए, लेकिन फिर हम डिफाइन करते हैं इसको। इफ ए फंक्शन या इफ फंक्शन f(x) इज not continuous at a point x equal to c। a लिखते आ रहे थे, इसको c लिख रहे हैं, या a भी लिख सकते हो। at a point a, then the function f(x) is said to be discontinuous at a point x equal to a। अब ये सिंपल है स्टूडेंट कि ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब अगर आप फंक्शन को देखते हो तो ये फंक्शन जो है, ये हमारा फंक्शन है और ये एक पॉइंट तुम्हारे पास ए है। ए पॉइंट पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब उसमें ब्रेकिंग हो सकता है, उसमें जंप हो सकता है, उसमें होल हो सकता है, या वो पॉइंट इन्फिनिटी को टेंड कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो इसके टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम स्टडी करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये फंक्शन है और ए पॉइंट पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इस प्रकार से यहां जो है एक होल होगा कम से कम, जिसके कारण से ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस रीजन से इस फंक्शन को ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। यह जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ जो है वो ए पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। यहां जो ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में लिख सकते हो कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो डिफिनेशन भी यही कहता है कि f(x) आपका कंटिन्यूअस नहीं है ए पॉइंट पर, तब ऐसी स्थिति में इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहेंगे ए पॉइंट के लिए स्टूडेंट। तो इसका फर्स्ट वीडियोस में जहां हम कंटिन्यूटी का डिफिनेशन आपको बताए थे, वहां हम पूरे वीडियोस में आप अगर देखेंगे तो उसके बाद
हम काउजेज मतलब आप डिसकंटिन्यूटी क्या है और भी उसके कारण बताए थे कि आपका दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्वल नहीं होगा, एक रीज़न ये भी बताए थे। तो वहाँ भी रीज़न और भी हम रीज़न बताए थे कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर हमने रीज़न बताया था कि आपका जो यफे है वही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप वीडियोस को कंप्लीट देखिए स्टूडेंट, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी और यहाँ से आप टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को समझने में आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को दो टाइप से अपने अपने बुक में राइटरों ने लिखा है। अब देखो फर्स्ट टाइप क्या है। ये फर्स्ट टाइप में डिसकंटिन्यूटी को दो भागों में बांटा गया। एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और फर्दर इस रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ये। और सेकंड जो है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहा गया। मतलब इसका जो फर्स्ट टाइप रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है उसे हम दो भागों में स्टूडेंट बांटे, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और सेकेंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवल है तो इसका सेकेंड जो पार्ट आपका बना वो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाया। हम इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टूडेंट हटा दे रहे हैं। तो सेकेंड टाइप इसका जो बना उसे हम नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। और इस नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को तीन टाइप से बांटा गया। एक को फाइनाइट टाइप कहा गया और सेकंड को इनफाइनाइट टाइप कहा गया, इनफाइनाइट टाइप कहा गया। और थर्ड को स्टूडेंट ऑसिलेटरी टाइप कहा गया। तो ये तीन प्रकार से इसको आप तीन भागों में नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को बांटे। तो ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का अगर स्टडी करेंगे तो इसी का स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, रिमूवल और नॉन रिमूवल। और रिमूवल को फर्दर जो है आप टू टाइप्स में आप जो है फिर स्टडी करेंगे, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और नॉन रिमूवल को आप तीन प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, फाइनाइट डिस टाइप और इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटरी टाइप। तो बहुत सारे राइटरों ने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का ये एक्सप्लेनेशन दिया है और बहुत सारे राइटरों ने इसे इंडिविजुअल भी आपका इसका टाइप्स को बताया। जैसे इंडिविजुअल क्या बताया, जैसे बहुत सारे राइटरों ने लिखा फर्स्ट को ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एक टाइप बनाया, सेकंड में आपका सेकंड में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का जिक्र किया, थर्ड आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और फिर दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर फर्दर आपका एक जंप डिसकंटिन्यूटी का स्टडी करना है। तो इस प्रकार से एक ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी रख लो।
तो इस प्रकार से इंडिविजुअल उसका नाम रखकर उस डिसकंटिन्यूटी को स्टूडेंट बर्निक माने बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो है या राइटरों ने इसके टाइप्स को बताया। तो इसके सेकंड टाइप्स का भी हम लोग स्टडी करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका स्टडी कर लेते हैं और इसी का जो नेमिंग है वो जब हम चेंज करेंगे तो अभी जो हमने बताया कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो खैर डायरेक्ट आ रहा है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं सब इसी जो हमने टाइप्स को लिखा है उसी टाइप्स के अंतर्गत है, या उसी टाइप्स के सेकंड नाम आप कह सकते हो। तो हम जब उसका एक्सप्लेन करेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए ये टाइप आपके इसके साथ मर्ज हो गया, मतलब इस टाइप को हम ये कहेंगे, इस टाइप को ये कहेंगे, इस प्रकार से हम स्टडी करेंगे। अब ये टाइप्स तो आप समझ गए होंगे, अब हम इसमें एक एक टाइप का स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट में आप रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की बात कीजिए। देखिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है स्टूडेंट कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है, और नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। दोनों बस सिर्फ इतना ही है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करता है जबकि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। माने यह वह पार्ट का स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें कि जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप उसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे स्टूडेंट या डिसकंटिन्यूटी को फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सिर्फ इतनी सी बात आप याद रखते हो तो दोनों को आप डिफाइन कर पाओगे। तो क्या अंतर है उसको देखते हैं। पहला हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट में स्टूडेंट है, एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले वन साइड का स्टडी कर लेंगे, फिर वन साइड का स्टडी करेंगे। तो आप फर्स्ट में आ जाओ, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब अगर इसका स्टूडेंट हम लैंग्वेज लिखना शुरू करें तो जस्ट एक बहुत बड़ा डिफिनीशन आपका मैंने देखने में लगेगा कि बहुत लंबा डिफिनीशन है। जैसे लैंग्वेज लिखते तो हम क्या लिखते हैं इसका, ए फंक्शन f(x) is said to have removal discontinuity at a point x equal to a if both लिमिट्स, और एक लिमिट आपका लेफ्ट हो गया x टेंस टू a माइनस f(x) एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) फाइनाइटली एग्जिस्ट एंड इक्वल। लिमिट्स, बहुत लिमिट्स इतना एंड इतना, सीधे लिखते हैं एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, बट लेकिन यफे जो है कि इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट। बट अब यहां देखो दो पार्टें हैं, एक मिसिंग है और एक आइसोलेटेड है। दोनों का इसमें क्या होता है मिसिंग में कि यफे गिवन नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि यफे जो है लिमिट के इक्वल नहीं होता है। तो आप यहां चाहें तो दोनों बात को स्टूडेंट आप मर्ज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, बट इज आइदर नॉट इक्वल टू यफे के इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट।
इस केस में एफ ए के इक्वल टू नहीं होता है ना, इक्वल टू एफ ए, और इस केस में डिफाइंड नहीं है एफ ए, तो यहां से लिख दो और एफ ए इज नॉट डिफाइंड। ये इसका एक कंप्लीट डिफिनेशन है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का। इसे हम साफ कर देते हैं। अब इसकी अगर ये पूरी लैंग्वेज की सारांश अगर आप देखते हो तो हमने कहा कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा और इक्वल है। मतलब ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स फाइनाइटली इक्वल है। माने एग्जिस्ट करने का ही मतलब है कि फाइनाइटली इक्वल होना। ये दोनों लिमिट इक्वल है स्टूडेंट। ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है। तो सिंपल इसको, इस लैंग्वेज को हम सीधे लिखते कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तब वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। और साथ में ये कंडीशन आपको देते कि एफ ए तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए, और साथ में ये दे रहे हैं कि वो एफ ए के इक्वल टू नहीं है। मतलब इसका जो कंडीशन नंबर सेकेंड हमने लिखा कि एफ ए जो है या तो मिसिंग है या तो एफ ए, माने दो केसेस है इसमें फर्स्ट एक केस है कि एफ ए डिफाइंड नहीं है, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, ये फर्स्ट केस है। और इसमें सेकंड केस है स्टूडेंट कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स तो आपका एग्जिस्ट किया लेकिन ये एफ ए के बराबर नहीं है। ये दो केस है। अब सिर्फ आप इतना ही याद रखें, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें दो केसेस आता है कि या तो एफ ए फंक्शन का डिफाइंड नहीं है और ये या तो आपका एफ ए जो है फंक्शन के इक्वल टू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और जब एफ ए डिफाइंड नहीं होगा तब उसे आप मिसिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब इसको और इस कंडीशन को मर्ज करेंगे तो मिसिंग आ जाएगा, और जबकि एफ ए फंक्शन के लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे और एफ ए के इक्वल टू नहीं है तब ऐसी स्थिति में वो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। मतलब ये जो दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन से रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को दो फर्दर क्लासिफिकेशन या आप उसे कहें कि क्लासिफाइड कर देता है। दो अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको देता है ये दो कंडीशन। मतलब आप फिर से समझ लें कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तभी होगा जब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट फाइनाइटली इक्वल होंगे, और साथ में ये हमने कहा कि एफ ए तो फंक्शन का डिफाइंड नहीं होगा और या तो फिर फंक्शन का जो लिमिट है वो एफ ए का इक्वल टू नहीं होगा। तब इससे हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे स्टूडेंट। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का ये आपके पास में ये जो हमने लिखा, ये बॉक्स जो हमने लिखा, ये दो कंडीशन है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का। कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर ये, दोनों कंडीशन होल्ड करेगा तब उसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में स्टूडेंट हम जो फर्स्ट में आपको बताए कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का टाइप। आपका फर्स्ट में हमने कहा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब स्पष्ट है, नाम ही है, पॉइंट मिसिंग है। लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट तो फंक्शन ए पॉइंट पर ब्रेक किया हुआ रहेगा, माने ए पॉइंट जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट। चूंकि ए पर फंक्शन इनडिटर्मिनेट था तो एक ऐसा पॉइंट होगा ए का जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब जब वो एक पॉइंट पर
इनडिटरमिनेट था, तो वहां जो फिल कौन सा करता था, कंटिन्यूटी में हमने कहा था कि फंक्शन का वैल्यू उसको क्या करता था, फिल कर देता था। अब क्या होगा स्टूडेंट कि आपका जो फंक्शन का वैल्यू, जैसे आपने ग्राफ को खींचा, एक पॉइंट यहां है, उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है और एफ उसको फिल नहीं कर रहा है। और जब एफ फिल नहीं कर रहा, जैसा अभी हमने पहला माने जो ग्राफ खींचे थे कंटिन्यूटी के डिफिनेशन में, तो आप जैसे ही उसका फिल नहीं करोगे तो वो आपका जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी को हम लोग मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में जो फंक्शन का वैल्यू होता है, वो फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है, या आप ऐसा कह लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं रह सकता है। तो चलो इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर इसके डिफिनेशन को लिखें तो लिखेंगे कि ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be missing point discontinuity at x equal to a if दो कंडीशन लेना है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली इक्वल होंगे, और लंबा लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, सीधे दे रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड, ये फर्स्ट केस इसके साथ मिला, तो इसे हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। मतलब इसमें भी दो शर्तें हैं। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी तब होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन आपका है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ये फर्स्ट कंडीशन, और फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, हम लिख नहीं रहे हैं, एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट कर लो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड कंडीशन आपके पास में है कि एफ ए जो है वो डिफाइंड नहीं है, एफ ए इज नॉट डिफाइंड। या तो एफ ए गिवन ही नहीं होगा, और या तो आप एफ ए को डिफाइंड नहीं कर सकते हो, दोनों केसें हो सकता है। माने किसी भी हालत में आप एफ ए को फाइंड नहीं करोगे, तब उसे हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे स्टूडेंट। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, अब यहां एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एफ एक्स जो है, या आप लिमिट में भी ले सकते हो, तो हम फंक्शन में ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा 2 पर स्टूडेंट, लेकिन 2 पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, 2 पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहां जो देखोगे कि f2 जो है, माने जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर -4 0 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया, तो f2 इज नॉट डिफाइंड, f2 इज नॉट डिफाइंड। अब f2 डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, ये लिख लो, f2 डिफाइंड नहीं है इसका स्टूडेंट। और अगर लिमिट आप निकालते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2, एक फैक्टर कैंसिल होगा, रिजल्ट आ जाएगा 4। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और यह फिर डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो डिसकंटिन्यूटी है, यहां जो डिसकंटिन्यूटी है स्टूडेंट, मतलब कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो तो डिफाइंड है, और f2 तो डिफाइंड ही नहीं है, तो नॉट इक्वल टू क्या लगाएं, डिफाइंड ही नहीं है, तो नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम उसको
मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ हो जाएगा ओरिजिन, ये हो गया x, ये हो गया स्टूडेंट y, और ये ग्राफ हुआ और ये ग्राफ हुआ, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये 2 पर फंक्शन आपके पास में स्टूडेंट नॉट डिफाइंड है। मतलब ये ऑलवेज जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑलवेज फंक्शन हमारा जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ग्राफ हमारे पास में है। अब फर्दर आप आगे बढ़ो, ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब सेकेंड टाइप, जैसे आपने मिसिंग पॉइंट की बात किया, अब आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का जो सेकेंड टाइप है उसका जिक्र करेंगे। तो उसमें भी आपका जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा और यफे भी डिफाइंड है, दोनों बातें हैं। लेकिन जो लिमिट का जो एग्जिस्टेंस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो यफे के वैल्यू के बराबर नहीं है। मतलब यफे उसको फिल नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट। तो हमारा सेकंड है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये सेकंड है। इसमें क्या होगा? ए फंक्शन f(x) is said to have isolated point discontinuous या isolated point discontinuity, discontinuous ज्यादा बढ़िया लगता है। isolated point discontinuous at x इक्वल टू ए इफ, क्या कंडीशन है? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सीधे लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट नॉट इक्वल टू यफे, लेकिन वह यफे के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। मतलब अगर इसका सारांश लिखें तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए। अगर ऐसा है तब आप उसे स्टूडेंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहां एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और यहां हम सपोज कर लो 3 देते, एक्स इक्वल टू 2। ये फंक्शन है। तो जब फंक्शन ये है स्टूडेंट, तो आप इसका जब लिमिट निकालोगे एक्स टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो इसका लिमिट 4 आ जाएगा। और जबकि f2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो 3 है। कहने का अर्थ है कि आप यहां से कहोगे कि लिमिट x टेंस टू 2, f(x) जो है वो इक्वल नहीं है f2 का, और जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। इसका अर्थ ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करवा रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और f2 के बराबर नहीं है। तो आप बराबर समझेंगे, जहां हम लिमिट लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब कि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और f के बराबर नहीं है। तो जैसे ही दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो लिमिट आपका जो है, वो फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो। कैसा डिसकंटिन्यूअस होगा? तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा।
और अगर इसके ग्राफ को खींचेंगे हम, ये देखिए, अगर इसके ग्राफ को खींचेंगे, अभी खींचे थे हम लोग, ये y ले लो, x ले लो, ऑरिजिन ले लो, ये y इक्वस टू एफ एक्स है। तो ये जो 2 पॉइंट है, चूंकि उसका लिमिट 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 4 पर ब्रेक है, और इसका जो f2 का वैल्यू 3 है, इसका अर्थ है ना कि 3 इसके नीचे कहीं होगा। तो ये पॉइंट इसको फिल कर रहा है स्टूडेंट, यहां 3 है, इसका अर्थ है कि ये पॉइंट इसको फिल ही नहीं कर पा रहा है। और जब f2 इक्वल टू 3 इसके डिसकंटिन्यूटी को फिल नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि यह पॉइंट आपका जो है, माने ये फंक्शन जो है, वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप अगर चाहो तो इसे रीडिफाइन करके आप इसके फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हो। क्या रीडिफाइन करना होगा? रीडिफाइन ये करना होगा कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन के अंदर में, ये फंक्शन का जो वैल्यू 2 दिया हुआ है, माने x इक्वल 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू 3 दिया हुआ है, उसे हम चेंज करेंगे। चेंज करके अगर आप उसके वैल्यूज को 4 कर लेते हैं, उसके वैल्यूज को 4 कर लेते हैं, जैसे ही आप उसके वैल्यूज को 4 करेंगे तो ये जो होल है, उस होल को ये क्या करेगा? फिल कर देगा। और फिल करने का मतलब है स्टूडेंट कि वह आपका जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इस केस में यह पॉसिबल है, इस केस में यह पॉसिबल है कि इसे हम रीडिफाइन करके आप कंटिन्यूअस बना सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं आइसोलेटेड का, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ये वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। ये फंक्शन है। अब इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं तो दो बातें हैं। अगर x इंटीजर से बिलोंग करेगा, केस फर्स्ट सॉल्व करोगे पहले, x बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे इंटीजर होगा तो fx तुम्हारे पास इसका x हो गया और उसका माइनस x हो गया, माने 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास केस सेकंड है, x इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, तब ऐसी स्थिति में ये नहीं करेगा, तब तो इसका पॉजिटिव x है तो x रहेगा या इसका जो इंटीजर है वो इंटीजर पार्ट कर लो आप, i होगा, और इसका जो है एक कम जाएगा वैल्यू, -i -1 होगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट जो है -1 होगा। मतलब आपका जो ये फंक्शन है, ये ओरिजिनल में फंक्शन हो गया 0 जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और -1 हो जाएगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपने लिखा, इसका इंटीजर i है, तो इसका चूंकि माइनस है तो माइनस में ऑलवेज जो है माइनस इंटीजर -1 होता है। तो याद रखिएगा, इंटीजर में अगर इंटीजर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं तो आपको तत्काल याद रखना होगा, मतलब आपका जो फंक्शन f(x) है वो -1 होगा। जब हम 11th के वीडियोस को लेकर आएंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो वहां फिर इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो यहां आपके पास में x बिलोंग्स टू आपके पास में i है। अब इसके ग्राफ को खींचिए, देखिए ग्राफ इसका, ये x हो गया, ऑरिजिन हो गया, y हो गया। यहां स्टूडेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर पर -1 है। -1 का मतलब f(x) इक्वल टू -1 है, इसका मतलब फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, और जब फंक्शन कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो ग्राफ ओरिजिनल में f(x) इक्वल टू -1 पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम तो लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बातें हैं। क्या है वो देखिए आप, क्या बातें हैं इसमें। तो एक बातें इसमें है कि -1 तो होगा, f(x) इक्वल टू -1 होगा,
लेकिन जहां इंटीजर नहीं है वहां, मतलब 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो 1 पर इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फिर 2 इंटीजर है स्टूडेंट, मतलब यहां आपके पास में ये गैप हो गया। 2 इंटीजर है, 2 पर भी इसकी वैल्यू नहीं होगी, गैप हो गया। 3 इंटीजर है, फिर 3 पर भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। -1 इंटीजर है, यहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। -2 भी इंटीजर है, जहां जहां आपके पास में इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, जहां जहां स्टूडेंट इंटीजर है वहां ये फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। और इंटीजर पर सभी का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब ये यहां शिफ्ट कर गया। 1 इंटीजर है तो यहां 0 हो गया इसकी वैल्यू, ये वाला भी वैल्यू यहां शिफ्ट कर गया स्टूडेंट, और ये भी वैल्यू शिफ्ट कर गया। सारा वैल्यू आपके पास में इंटीजर पर शिफ्ट कर गया। मतलब यहां जो ये फंक्शन है वो फंक्शन आपके पास में फिल नहीं किया, और जब फंक्शन ये फिल नहीं किया स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये इंटीजर पर जितने भी इंटीजर हैं वो सभी इंटीजर पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। माने इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो लिखेंगे कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, तो सारे पॉइंट पर जितने भी इंटीजर का पॉइंट है, -3, -2, -1, 0, मतलब जहां भी इंटीजर है वहां फंक्शन आपके पास 0 हो रहा है। तो एट ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर पर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं स्टूडेंट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हम बताए, जो आईआईटीज का क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपके पास में फंक्शन दे देगा और फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस होने के बाद आपसे कहेगा कि क्या इसका फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हो, और रिमूव कर सकते हो तो किस कंडीशन पर रिमूव कर सकते हो। तो आपको वो कंडीशंस, वो क्या करने के बाद वो फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी रिमूव करेगा, वही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, और आईआईटी इसको पूछा है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम रिमूवल इसलिए पड़ा क्योंकि आप इसमें इसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन इन सच ए मैनर दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू fa, एंड thus मेकिंग द फंक्शन कंटिन्यूअस। और जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू fa करेंगे, वैसे ही फंक्शन आपका स्टूडेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रखे हैं। नॉन रिमूवल जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसमें आप उसके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए उसका नाम नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रखा गया। अब आ जाओ सेकेंड में, नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी ये है, और इसका भी फिर डिफिनेशन लिखेंगे तो हमने कहा कि इसमें तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ए फंक्शन f(x) is said to be non-removable discontinuous if limit x tends to a f(x) सीधे लिख देते हैं स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें यह पॉसिबल नहीं है कि आप इसे रीडिफाइंड करके आप कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीडिफाइन, इट इज नॉट
not possible to redefine द फंक्शन। आप फंक्शन को स्टूडेंट इसमें रीडिफाइन नहीं कर सकते इन एनी मैनर, किसी भी हालत में। लिखते हैं क्या? इन एनी मैनर, मतलब किसी भी हालत में आप इसे कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। इन एनी मैनर टू मेक द कंटिन्यूअस, टू मेक द कंटिन्यूअस। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है, हमें रिमूवल में लिखना चाहिए था इट इज पॉसिबल। अरे हां, आपके पास में हो गया इट इज नॉट पॉसिबल। हम वहां बोले थे लैंग्वेज में, लेकिन आप वहां समझ लेना। तो कहने का अर्थ है कि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप इसे, इसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रखा गया। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता था स्टूडेंट, और जबकि नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। माने अगर इसकी सारांश आपको याद रखना हो तो आप याद रखेंगे कि f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यह प्रश्न होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा स्टूडेंट? तो आप लिमिट के चैप्टर्स में चले जाएं। हमने आपको लैंग्वेज में आपका पूरा का पूरा वीडियोस कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में हमने बताया था कि जब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी आपस में सेम होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी अगर सेम नहीं होगा तब स्टूडेंट आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन कि लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी एग्जिस्ट किया लेकिन इक्वल नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा यह सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट किया लेकिन इक्वल नहीं हुआ, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि दोनों या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। और तीसरा कंडीशन है कि आपका फंक्शन ऑसिलरेट करने लगेगा स्टूडेंट, तब भी आपका डिफाइन नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होंगे, तब भी फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। तो नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का जो फर्स्ट टाइप है वो फाइनाइट है स्टूडेंट। इसका जो फर्स्ट टाइप है उसे हम फाइनाइट टाइप कहते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट इस वीडियोस के अंदर में, और हमने देखा है कि इतनी एक्सप्लेनेशन आपको किसी वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो फाइनाइट टाइप का डिफिनेशन हो जाएगा कि इसके दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट। अब इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, और ए फंक्शन f(x) is said to have finite type non-removable discontinuity if both limit x tends to a plus f(x) and limit x tends to a minus f(x) exists but not equal। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट भी और राइट भी, लेकिन ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। माने कहने का अर्थ है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x)
एग्जिस्ट किया है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है स्टूडेंट ए माइनस एफ एक्स का, ये कंडीशन है, तब इसे हम फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इस फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को स्टूडेंट जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोल रहे हैं, इसे हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो जंप कर जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जंप डिसकंटिन्यूटी, इसे ही जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास स्टूडेंट है और ये है, ये y है और ये x है, ये a पॉइंट है तुम्हारे पास, ये अटैच्ड नहीं है, अलग अलग डॉट डॉट हम दिखा रहे हैं। चलो हटा दो, y इक्वल्स टू एफ एक्स है स्टूडेंट, ये तुम्हारे पास L1 है और ये तुम्हारे पास L2 है, इस प्रकार से है। अब इसी प्रकार का जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें जंप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट से ये जो राइट है ना, ये जंप कर चुका है, यही जंप है, यहां से यहां तक जंप है। अब इसमें से आपको लेंथ ऑफ जंप निकालने के लिए कहेगा और साथ में नंबर ऑफ जंप भी निकालने के लिए देता है स्टूडेंट। तो इसका जो नॉन निगेटिव डिफरेंस है उसको हम लोग, नॉन निगेटिव डिफरेंस जो आपका होगा उसी को हम लोग जंप कहते हैं, माने आप इसके लेंथ ऑफ जंप कह सकते हैं, जंप सिंपल कह सकते हैं। क्या हमने कहा, नोट में करते हैं नंबर 1, द नॉन निगेटिव डिफरेंस between left hand limit and right hand limit is called jump कहेंगे। मतलब स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए कि जंप फाइंड करो तो आप जंप में कहोगे कि L1 माइनस L2 होगा, कब, जब L1 इज ग्रेटर दैन L2 होगा, और L2 माइनस L1 होगा कब, जब L2 इज ग्रेटर दैन L1 होगा। तो आपको देखना होगा कि L1 ग्रेटर है या L2 ग्रेटर है। जैसे L1 का वैल्यू आपका 10 आ गया और आपका L2 का वैल्यू मान लो कि ये डाउन कर गया तो ये 6 आ गया, तो आपका 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि कौन बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि नॉन निगेटिव डिफरेंस होना चाहिए जंप में। तो ये नॉन निगेटिव डिफरेंस को ही आप जंप कहेंगे। और जब नंबर ऑफ जंप आपसे कहा जाए तो आप इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकाल देंगे स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चंस इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा नंबर सेकेंड कि आप इसके नंबर ऑफ जंप को बताएं, नंबर ऑफ जंप को आप बताएं। तो नंबर ऑफ जंप क्या हो जाएगा, अब इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ जंप हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर L1 माइनस L2 इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, और L2 माइनस L1 हो जाएगा स्टूडेंट इफ L2 इज ग्रेटर देन L1। ऐसे ये नंबर ऑफ जंप है, या इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब इसमें अंडरस्टूड है कि आप कौन बड़ा है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ये भी लैंग्वेज देते हैं। जो बड़ा होगा उसके बीच का आपको डिफरेंस, मतलब ये नॉन नेगेटिव डिफरेंस है, और उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो। ऐसे भी आप इसके लैंग्वेज को लिख सकते हो, नंबर ऑफ जंप इक्वल टू ये, या फिर ये आप याद रखो।
सबसे सिंपल यही है, जो बड़ा है उसको घटाएंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देंगे। ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो आपका जो फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, उसी डिसकंटिन्यूटी को स्टूडेंट हम लोग यहां जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब सेकंड आ जाओ। सेकंड में क्या है? सेकंड में स्टूडेंट है फाइनाइट था, अब आ जाओ इनफाइनाइट टाइप में। इनफाइनाइट टाइप में क्या है कि दोनों में से कम एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। दो लिमिट है, उसमें कम से कम एक, माने ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be infinite type non-removable discontinuity if at least one of limits का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। अब लिख नहीं रहे हैं, बहुत लंबा लैंग्वेज हो रहा है। एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। दोनों में से कोई एक लिमिट आपका स्टूडेंट इनफाइनाइट होना चाहिए, या लिमिट्स कर दो आर कर दो, या दोनों भी हो सकता है, आर इनफाइनाइट कर लो, इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब इसका जो सिचुएशन बनेगा, जैसे ये जो लेफ्ट लिमिट है वो इनफाइनाइट चला गया, देखो ये इस केस में ये केस है। इस डिसकंटिन्यूटी को भी हम इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। या फिर स्टूडेंट आपके पास में ये ले लो, राइट आपके पास में चला गया इन्फिनिटी और ये एग्जिस्ट कर गया, ये केस हो सकता है। तो या तो लेफ्ट इन्फिनिटी जा सकता है या राइट इन्फिनिटी जा सकता है स्टूडेंट, या फिर जो है आपके पास में दोनों लिमिट आपका हो सकता है स्टूडेंट। चलिए ये देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट आपका इन्फिनिटी हो सकता है। इसमें क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी था और राइट हैंड लिमिट कोई फाइनाइट था। इस केस में क्या था, राइट हैंड लिमिट आपका इन्फिनिटी जा रहा था। इस केस में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है। तो इस केस में आपका जो माने डिसकंटिन्यूटी है उसे हम इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं स्टूडेंट। नंबर थर्ड आ जाओ। नंबर थर्ड, ये लिमिट से ही आपका हम स्टडी करवाना शुरू कर दिए हैं। आप लिमिट के वीडियोस को देखें, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑसिलेटरी, अब ऑसिलेटरी है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यूज के बीच में लिमिट का वैल्यू जो है टेंड करने लगता है। एंड ऑसिलेटरी discontinuity
या डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी ठीक है, डिसकंटिन्यूटी exists when the values of the function appear to be approaching two or more simultaneously। ये अब इसमें क्या है कि फंक्शन जो है उसका वैल्यू एपियर करने लगता है टू और मोर, अप्रोचिंग टू और मोर, है ना। यहां से लिखे हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एपियर टू बी द अप्रोचिंग टू और मोर। अब आपका ये जो वैल्यू है वो अप्रोच करने लगता है, माने लिमिट जो है ऑसिलेट करने लगता है बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटी। शॉर्ट में हम लिख देते हैं उसमें, लिमिट्स क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, ऑसिलेट बिटवीन टू फाइनाइट क्वांटिटीज, दो फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में लिमिट जो है ऑसिलेट करने लगता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और ये 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में भी पूछा है, क्या है, साइन 1/x ये फंक्शन है, f(x) इक्वल टू साइन 1/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है ये। अब आप इसका जब ग्राफ खींचोगे 1/π ले लेना, 1/π और -1/π, इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 ही रहेगा स्टूडेंट। वैल्यू इसका -1 से +1 ही रहेगा। चलो यह है। अब क्या होगा इसका वैल्यू, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आएगा, तो ये वैल्यू तो आपका सपोज कीजिए आया। अब क्या होगा कि इसमें ऑसिलेट करने लगेगा इस प्रकार से ये, और इस साइड से भी जब लाओगे तो ये ऑसिलेट करेगा इस प्रकार। मतलब कि फाइनली हम लोग ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। तो सीधे ऐसे स्थिति में x टेंड्स टू 0 पर इसकी जो वैल्यूज लिखते हैं वो लिखते क्या है, बिटवीन -1 to 1। जब इसका प्रिडिक्शन ही नहीं है, जब इसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधे इसका वैल्यू लिखते हैं बिटवीन -1 to 1। और जब इसका लेफ्ट और राइट से प्रिडिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए वहां हमने लिखा था कि अगर आपका फंक्शन का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, लिमिट में, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में हमने पढ़ाया था कि लिमिट का वैल्यू अगर फिक्स्ड नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज, इस फंक्शन का लिमिट स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। अब इसी को स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो हम बताए, इसको स्टूडेंट इस प्रकार से भी लोग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखते हैं वो देखो, हम शॉर्ट में इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में। एक तो आपका लेते हैं स्टूडेंट रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, एक आपके पास में हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड लिखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। थर्ड लिखते हैं स्टूडेंट डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे, नंबर 4 लिखते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट।
और नंबर 5 लिखते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी लिखते हैं। और नंबर 6 ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें स्टूडेंट अगर इस डिसकंटिन्यूटी को आप देखते हो, बहुत सारे राइटरों ने इस प्रकार से लिखा है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी तो डायरेक्ट हम आप यूज कर चुके हैं डिफिनेशन के साथ में, जंप डिसकंटिन्यूटी भी यूज किए हैं और ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी भी यूज किए हैं। ये तीनों टर्म हमारे पास आ चुका है। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है? तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है स्टूडेंट कि इसमें जो लिमिट है वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस केस में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं, ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये एग्जिस्ट करेगा और राइट हैंड लिमिट भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा। ए प्लस ये भी एग्जिस्ट किया है और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। इस केस में दोनों आपस में इक्वल भी हैं स्टूडेंट, ये मतलब इसमें दोनों आपस में इक्वल है लेकिन एफ ए आपके पास में इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों लिमिट ए माइनस मतलब लेफ्ट भी इंफिनिटी हो जाएगा और आपके पास ए प्लस ले लोगे तो ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। दोनों लिमिट आपके पास इंफिनिटी को टेंड कर गया स्टूडेंट। जैसे दोनों लिमिट आपका इंफिनिटी को टेंड किया लेफ्ट और राइट, तो आप कहोगे कि आपके पास में डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ कि एक पार्ट आपका लेफ्ट होगा, एक पार्ट आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड दोनों मिला लीजिए। अगर दोनों मिला लेते हैं, जैसे लेफ्ट आपका मान लो कि एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट, और आपके पास में इसका ए प्लस निकालते हो तो इंफिनिटी चला गया, ए प्लस आपके पास स्टूडेंट इंफिनिटी आ गया। और या तो फिर आप ऐसा करो कि ए मिक्स्ड है ये इंफिनिटी हो जाए और एफ ए प्लस जो है आपके पास स्टूडेंट एग्जिस्ट कर जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी बात हम लोग पीछे वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इतना याद रखेंगे। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट है क्या है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रहा था, सीधे एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था स्टूडेंट, और लेकिन यफे के इक्वल नहीं था। मतलब आप यहां कह सकते हो कि नॉट इक्वल टू यफे। दो कंडीशन हमने बताया कि लिमिट यक्स टेंस टू ए, यफ एक्स जो है यफे के इक्वल नहीं है, और नंबर सेकेंड हमने कहा था कि यफे डिफाइंड नहीं है, यफे इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यफे डिफाइंड नहीं है। एकदम समरी हो गया। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट करेगा लेकिन यफे के इक्वल नहीं होगा, या तो यफे आपके पास नॉट डिफाइंड होगा। जिसमें नॉट डिफाइंड है वो मिसिंग है और जिसमें इक्वल टू नहीं है वो आइसोलेटेड है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दोनों लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, दोनों लिमिट आपका इंफिनिटी पर जा रहा है। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड लिमिट आपका इंफिनिटी पर जा रहा है। और आपके पास में जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, सॉरी इसमें इक्वल टू नहीं होगा स्टूडेंट। जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी क्या था? जंप डिसकंटिन्यूटी में आपका हमने कहा था कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। माने आपका जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है वही आपका जंप डिसकंटिन्यूटी बनता है। इसे ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं स्टूडेंट, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ये सब टर्म आपके पास में आईआईटी में आएगा, आप कॉपी पर बढ़िया से लिखेंगे। आप ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, इसका एक दो फाइनाइट वैल्यूज के साथ में फंक्शन क्या करने लगता है? ऑसिलेट करने लगता है, तो उसे आप ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके साथ हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टूडेंट समाप्त हो गया, और इसके साथ हम वीडियोस को भी समाप्त कर रहे हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम और भी अनदर जगह हम उसका यूज करते हैं क्लास 12th में और आईआईटीज के अंदर में। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद
हम डिफरेंसबिलिटी में आएंगे स्टूडेंट। इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।